स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मे बी नॉट सो गुड, क्योंकि आई नो कल तुम लोगों का फाइनल मैथ्स का बोर्ड्स एग्जाम है. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. तो आज इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12. अब देखो, जो रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर है वो तो हमने 11th क्लास में भी किया है, राइट. तो अब हम देखेंगे कि उससे अलग हम 12th क्लास में क्या करने वाले हैं. तो वैसे तो मैं डिटेल में सब कुछ यहाँ पे समझाने वाली हूँ, बट स्टिल अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप लोगों को डीपली बेस के साथ समझना है कि रिलेशन फंक्शन क्या होता है, और 11th क्लास में अगर आपने सिर्फ एग्जाम दिया है और समझा नहीं है कि रिलेशन फंक्शन क्या होता है, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th क्लास में इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा. तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी और रिकमेंड करूंगी कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन का, तो आप वो भी पहले जाके देख लो ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए. अभी हम चलते हैं 12th क्लास के रिलेशन फंक्शंस पे. तो देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन. तो रिलेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोई रिश्ता. अब जो हिंदी मीनिंग होता है उससे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है मैथ में. मैथ में भी सेम चीज ही है, कोई रिश्ता. अब हम इन जनरल अगर बात करें कि रिश्ता मतलब क्या, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, राइट, पति पत्नी, मम्मी डॉटर, या फिर फ्रेंड्स बहन भाई, कुछ भी रिलेशन हो सकता है. अब रिलेशन जब हम बात करते हैं तो कोई दो चीजों के बीच में, एटलीस्ट किसी दो चीज के बीच में करते हैं. ऐसे ही जब हम मैथ्स में बात करेंगे तो बस रिलेशन, जो रिलेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज मीनिंग उनका भी सेम है. जैसे कि मैं एग्जांपल में बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि दो लाइन है आपके पास, अब दो लाइन पे आप क्या क्या रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, दो लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है, दोनों आपस में बाइसेक्ट कर सकती हैं. तो कितने सारे रिलेशन आप दो लाइन पे डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, राइट. तो ऐसे जैसे इन जनरल हमारे रिश्ते होते हैं, ऐसे मैथ्स में भी कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू. या फिर अगर मैं बोलूं कि a इज अ स्क्वायर ऑफ b, तो a और b आपस में कैसे रिलेटेड है कि a b का स्क्वायर है. तो ये सब भी क्या है? रिलेशन है. मतलब कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ता है, रिलेट करता है, वो क्या होता है? कोई रिलेशन होता है. तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, दो एलिमेंट्स, कम से कम दो चीज होनी चाहिए जिसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर पाए. क्योंकि सिंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता ना. जैसे आप लोग सिंगल हो तो आपका कोई रिलेशन नहीं है. जैसे आप सिंगल हो ना, आपके दोस्त कमिटेड है, उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड है, बट आप सिंगल हो, तो सिंगल इंसान का कोई रिलेशन नहीं होता. अब मैं सिंगल हूं तो सिंगल हूं. अगर मैं बोलूं मेरा रिश्ता किसके साथ, तो कोई ना कोई तो एक और होना चाहिए, राइट. तो अभी रिलेशन को मैं और डीपली मैथ्स की टर्म में समझाऊंगी, लेकिन इस रिलेशन को शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमने 11th क्लास में करी थी, बट अभी भी उनकी जरूरत पड़ेगी रिलेशन समझने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. जो फर्स्ट हमारे पास आता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर. लेट A and B be two non-empty set. A और B हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ले लो कोई दो नॉन एम्प्टी सेट. ये हमारे पास A सेट है, ये हमारे पास B सेट है. 3 4 नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है. लेट A belongs to A and B belongs to B, then an element of a form A B, जिसमें A किस में बिलोंग कर रहा है? A में. B किस में बिलोंग कर रहा है? B में. तो इस टाइप का जो एलिमेंट बनेगा वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है. इसी कहने का मतलब क्या है कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. इसको हम बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट. अब देखो, जो फर्स्ट पे आ रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड पे आ रहा है वो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है. जैसे कि अगर ये A है, ये B है, अब इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन सकता है? फर्स्ट A से हो, सेकंड B से हो, तो 1 3 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, राइट. 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं. किस टाइप के? जिसमें 1
ए से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में दो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, एक क्या है पेयर, एक क्या है ऑर्डर्ड। अब पेयर तो हमें समझ आ गया कि पेयर क्यों आ रहा है। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर तो तुम्हें पता ही है यार, उसको क्या समझाऊं मैं। पेयर मतलब किसी भी कोई भी दो चीज, पेयर में दो चीज आती है। कोई सिंगल, मैं बोलूं इसका पेयर, इसका क्या पेयर, इसका कोई पेयर है नहीं, अगर मैं बोलूं पेयर ऑफ सॉक्स, तो फिर हमें पता चल रहा है कि दो मतलब सिंगल सिंगल सॉक्स होंगी उसके अंदर, राइट। जैसे पेयर ऑफ शूज, तो हमें पता है कि उसमें सिंगल सिंगल लेफ्ट एक जूता होगा, राइट एक जूता होगा। तो जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसीलिए जब हम ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं तो इसको पेयर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब पेयर तो हमें समझ आ गया कि हम पेयर क्यों बोल रहे हैं। अब हम ऑर्डर्ड, इस ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑर्डर्ड से क्या दिख रहा है हमें, ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये हमने फिक्स कर दिया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ऑर्डर हमने दे दिया इनको, इसको फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, इसको हमने सेकंड ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो आप लोगों का स्कूल में जो लेक्चर लगता है तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो मैथ्स का होता है, सेकंड लेक्चर जो होता है वो फिजिक्स का होता है। तो आप लोगों का ऑर्डर डिसाइड कर दिया कि फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का है तो फर्स्ट लेक्चर मैथ्स वाली मैम ही पढ़ाएगी। ये नहीं है कि फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का है और पढ़ाने केमिस्ट्री वाली आ रही है, नहीं ना, वो सिर्फ तब होगा जब वो एब्सेंट होगा। वैसे तो अगर आपका फर्स्ट मैथ्स का है तो आप मैथ्स ही पढ़ोगे। तो ऑर्डर मैटर करता है। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर ए बी लिखा हुआ है, जैसे अगर 1 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं 3 1 नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि 1 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें हमने ऑर्डर क्या दिया है, 1 को फर्स्ट ऑर्डर दिया है, 3 को सेकंड ऑर्डर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने 3 को फर्स्ट ऑर्डर दिया है और 1 को सेकंड ऑर्डर दिया है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर 1 को फर्स्ट दिया है तो 1 को फर्स्ट ही होगा, ये सेम नहीं होंगे। मतलब ए बी जो है, ए बी टाइप का जो एलिमेंट है या ऑर्डर्ड पेयर है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। और अगर मैं ये कंडीशन लिख रही हूं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि ये हम कब इक्वल लिख सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू बी ए कब हो सकता है, जब ए इक्वल्स टू बी हो। जैसे मैं लिख दूं 4 4 ए बी और इसी को इंटरचेंज करके लिख दूं 4 4, ये मैं इक्वल लिख दूं। अब ये तो इक्वल होंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट 4 है और यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ऑर्डर किसको दिया है, 4 को ही दिया है। तो ये दोनों सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब A इक्वल्स टू B की कंडीशन वहां पर गिवन होगी, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो A और B नॉन एम्प्टी सेट आप लो। मान लो आपने कोई भी एक A और B दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, तो हम उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं, A क्रॉस B से, ठीक है। और A क्रॉस B में आता क्या है, वो सारे ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जिसमें A से बिलोंग कर रहा है और B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हम क्या बोल रहे हैं, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ, ठीक है। तो A क्रॉस B, तो ये आएगा। तो मान लो मैं आपको बताती हूँ कि मान लो दो एग्जांपल के साथ देखते हैं। दो सेट ले लो, एक सेट ले लो A और ये जो A सेट है ये है बॉयज का, ठीक है। एक B सेट ले लो, B सेट है हमारे पास गर्ल्स का, ठीक है। अब बॉयज में तुम लोग ले लो प्रियांश और दक्ष, ठीक है। ये दो लड़कियां आप लोगों ने ले ली है। अब गर्ल्स में दो लड़कियां ले लो, दिव्या और अंशी, ठीक है, दो लड़कियां ले ली। अब आपको A क्रॉस B निकालना है। तो अभी मैंने बताया
ए क्रॉस बी क्या होता है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी वो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का है, सेकेंड एलिमेंट इस सेट का है, तो वो हमारे क्या आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसका, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्रियांश। अब प्रियांश का हम किस किस के साथ करा सकते हैं सेटिंग, दिव्या के साथ, और प्रियांश का किसके साथ करा सकते हैं, अंशी के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट इसका कौन सा बच गया, दक्ष का किसके साथ, दिव्या के साथ, और दक्ष का किसके साथ, अंशी के साथ। तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं आएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ए क्रॉस बी, जब भी हम ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे तो मतलब इसके अंदर जो ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के, उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा। मतलब अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी में पहले क्या आ रहा है, ए, तो ए बी में भी पहले क्या आएगा, ए का आएगा, ए का एलिमेंट आएगा। और फिर क्योंकि सेकेंड नंबर पे बी आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा वो सेकेंड सेट का आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए में किस टाइप के ए बी आएंगे बताओ, जिसमें ए एलिमेंट कहां से हो, बी से, ए एलिमेंट बी से और बी एलिमेंट हो ए से। देखो यार ये लोग, ये चीज ना तुम अच्छे समझ लो कि यहाँ पे जो कार्टेशियन लिखा जाता है उसमें जो फर्स्ट पे आता है उसमें ये एलिमेंट उसका होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट इस साइड जो फर्स्ट होता है उसका होता है, और सेकेंड एलिमेंट इस साइड जो सेकेंड नंबर पे होता है उसका होता है। तो बी क्रॉस ए तुम्हारे पास क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। इसी में बी क्रॉस ए में हम क्या क्या सेटिंग करा सकते हैं, पहले एलिमेंट बी का होगा तो पहले हमारे क्या होंगे, दिव्या और अंशी होंगे, और बाद में ये नाम होंगे। तो दिव्या किस किस के, दिव्या के पास कौन कौन ऑप्शन है सेटिंग करने के लिए, प्रियांश और दिव्या का क्या क्या ऑप्शन है, प्रियांश और दिव्या के पास सेकंड ऑप्शन क्या है, दक्ष, ठीक है। बनाएगी वो किसी को नहीं, बस ऑप्शंस हैं। उसके बाद है अंशी, अंशी के पास क्या क्या ऑप्शन है, प्रियांश, और अंशी के पास क्या ऑप्शन है, दक्ष, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये इसमें हमने देख लिया बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट बी का था, सेकंड एलिमेंट ए का था, लेकिन ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट लड़का था, सेकंड एलिमेंट लड़की थी। अब बताओ क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, यहाँ पे प्रियांश दिव्या है, यहाँ पे दिव्या प्रियांश है। मैंने बताया था कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो क्या प्रियांश दिव्या और दिव्या प्रियांश सेम होंगे, नहीं, तो फिर मतलब ये दोनों भी सेम नहीं होते हैं। आगे देखो, अब समझो अच्छे से कि रिलेशन क्या होता है मैथमेटिकली। तो रिलेशन क्या है, लेट ए बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ले लो नॉन एम्प्टी, वापस से कोई भी बॉयज का सेट ले लो, बॉयज के सेट में डाल दो तुम हर्ष और दक्ष, ठीक है। और फिर से एक और नॉन एम्प्टी सेट ले लो, इस बॉयज के सेट को मैं ए बोल रही हूँ, और फिर ये हमारे पास है गर्ल्स का सेट जिसको मैं बी बोल रही हूँ। अब इसमें ले लो कोई भी अंशी और प्रिया, ठीक है। तो हमने ये एक सेट ले लिए ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। तो क्या बोला है, लेट ए बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो मतलब छोटा सा क्या बोल गया उन्होंने, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब क्या है, देखो अब हमने ए क्रॉस बी निकाला था, ए क्रॉस बी में क्या था, ए क्रॉस बी में वो सारी पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि ये इसके साथ बॉयफ्रेंड बन सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है या नहीं है पता नहीं, बट हमने जस्ट पॉसिबिलिटीज बताई थी कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, तो इसके पास इतने ऑप्शन है, इसके पास इतने ऑप्शन है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमने बताई थी कि हर्ष अंशी के साथ बना सकता है और हर्ष प्रिया के साथ बना सकता है। सेकंड, दक्ष अंशी के साथ बना सकता है और दक्ष
प्रिया के साथ बना सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि कौन कौन बना सकता है। तो ये लोग आपस में बना सकते हैं। लेकिन हम जब बोले रिलेशन, तो रिलेशन मतलब बना सकता है नहीं, कौन सच में रिलेशन में है। तो मैं अगर बोल दूं कि रिलेशन आपको डिफाइन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और बोल दूं कि हर्ष और अंशी आपस में रिलेशन में हैं, दैट्स इट, और ये दोनों सिंगल हैं, तो अब मैंने बोल दिया अब रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, सिर्फ हर्ष और अंशी का, क्योंकि रिलेशन में सिर्फ वो आएंगे जो सच में आपस में रिलेशन में हैं। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, भले ही वो हो रिलेशन में या ना हो, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे ए बी टाइप के वो सारे आ जाएंगे। लेकिन रिलेशन में सिर्फ वो आएंगी जो सच में आपस में रिलेशन में हैं। तो रिलेशन में सिर्फ कौन था, हर्ष और अंशी। अब देखो एक क्रॉस बी हमारे पास एक बड़ा सेट है, लेकिन रिलेशन उसका एक सबसेट है, इसी में से तो निकला है ये। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब ये देखो फ्रॉम ए टू बी इसका क्या रोल है ना। अभी मैंने बताया था ए टू बी मतलब यहां से यहां। जब हम ए टू बी डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको लिखते कैसे हैं, आर ऐसे कोलन लगा के ए टू बी, जहां पे भी ये लिखा दिख जाए इसका मतलब है ए टू बी, मतलब लेफ्ट साइड में ए है हमारा और राइट साइड में बी है। ठीक है, जब ए टू बी हो तो ऐसे ए टू बी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट में ए है और राइट में बी है। अगर मैं बोलूं आर फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पे लड़कियां आ जाएगी और यहाँ लड़के आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, बॉयज। ठीक है, तो जब हम रिलेशन बी टू ए डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे जाएगा। अब ये क्या है, जब हमने रिलेशन को ए टू बी डिफाइन किया तो रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रिलेशन डिफाइन है बी टू ए, तो रिलेशन किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना डीपली क्लासरूम में समझाते हैं स्कूल्स में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन हमें रटना नहीं है, हमेशा ए टू बी नहीं रटना कि यहाँ पे हमेशा ए होगा यहाँ पे हमेशा बी होगा, या फिर काफी स्कूल में एक्स टू वाई चलता है कि यहाँ पे हमेशा एक्स होगा यहाँ पे हमेशा वाई होगा। नहीं, रिलेशन जैसे डिफाइन है, अगर बी टू ए डिफाइन है तो यहाँ बी होगा यहाँ ए होगा, और रिलेशन किसका फिर सबसेट होगा, बी क्रॉस ए का। लेकिन अगर ए टू बी डिफाइन है तो यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, और रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। आई होप ये आपके दिमाग में अच्छे से जा चुका है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं रिलेशन का। मान लो फिर से आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए आपके साथ सेट है 1 2, बी आपके पास सेट है 3 4, तो ये ए है ये बी है। अब जल्दी से बता दो, और रिलेशन हमारा ए टू बी डिफाइंड है, तो ए क्रॉस बी में आपके पास क्या आएंगे, ऐसे ए बी टाइप के एलिमेंट जो इस ए एलिमेंट इससे हो बी एलिमेंट इससे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी ए क्रॉस बी में, 1 3 1 4, 1 3 1 4 और 2 3 2 4, 2 3 2 4। ये तो आपका आ गया ए क्रॉस बी जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब आपको आर बताना है, रिलेशन। अब मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि जो आपके ए बी टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पे रिलेशन ये है कि बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए। सिर्फ वो वाले ए बी आएंगे अब रिलेशन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये रिलेशन में है कि b इज अ स्क्वायर ऑफ a। अब ये ए बी टाइप के थे, अब देखो क्या 3 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये रिजेक्ट हो गया। क्या 4 1 का स्क्वायर है, ये भी नहीं है। क्या 3 2 का स्क्वायर है, नहीं। क्या 4 2 का स्क्वायर है, हाँ है, 4 ही तो होता है 2 का स्क्वायर, तो रिलेशन में क्या आ जाएगा, 2 4। समझे। अब ये जो रिलेशन है ये इसी का ही तो सबसेट है, ए क्रॉस बी का, तो ये होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, आगे देखो नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, कितने नंबर रिलेशन पॉसिबल हैं, कितने रिलेशंस हम बना सकते हैं ए क्रॉस बी में से।
अब ये जो है एक छोटा सा जस्ट एक फॉर्मूला टाइप है, इसको तुम याद कर लो, ये सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है या फिर बहुत मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो ये क्या है कि मान लो आपके पास वापस से ए बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है तो मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो मान लो ए सेट के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और बी सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो पूछा है कि बताओ कितने रिलेशन ए टू बी पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी में, तो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2 की पावर mn, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपका ए सेट है, इसमें 1 2 एलिमेंट है, बी सेट है जिसमें 3 4 एलिमेंट है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, तो कितने होंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट है ए में 2 और बी में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 4, तो कितना हो गया 16, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर दिस। देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, अभी हमने देखा था कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है, रिलेशन सेट ए टू सेट बी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है और ए टू बी हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, अगर ऐसा कुछ बोल दिया जाए अ रिलेशन इन अ सेट ए या फिर अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए फ्रॉम दिस टू दिस, नहीं ऑन दिस सेट, इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, दोनों साइड ए से ए में रिलेशन डिफाइन हो रहा है। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल क्या लिया था, मान लो एक सेट है, यहाँ पे है दिव्या, प्रिया और रिया, ठीक है, तो ये आपका ए सेट था लड़कियों का। अब यहाँ पे भी जो सेट होगा वो भी लड़कियों का ही सेट होगा, मतलब ए टू ए ही होगा, तो दिव्या, प्रिया और रिया, जो अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वो लड़कियों का लड़कियों के साथ करेंगे, मतलब हमारा यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, लेस्बियन का, ठीक है। तो मतलब ए टू ए, चलो ये तो देखो तुम्हें ये समझ आया, ए टू अगर फंक्शन इज डिफाइंड ऑन सेट ए है तो इसका मतलब क्या होता है, ए टू ए है, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, तो प्रिया का रिया के साथ रिलेशन है, समझ रहे हो, तो ए टू ए जा रहा है। तो जैसे अगर मान लो कोई भी आपका एक ए सेट है, एग्जाम्पल है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए सेट होगा जिसमें 1 2 एलिमेंट होंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी से क्या समझ आ रहा है, आइडेंटिकल, जो सेम हो। अब क्या सेम की बात हो रही है, ए ये सेम की बात हो रही है, समझ रहे हो। जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो 1 1 2 2 इस टाइप के, जिसमें ए और बी दोनों सेम हो जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट देखो सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, वापस से क्या आ गया, रिलेशन ऑन ए, मतलब यहाँ पे भी ए होगा यहाँ पे भी ए होगा, तो ले लो यहाँ पे भी 1 है 1 2 और यहाँ पे भी 1 2 है, तो सेम सेट है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए टू ए। क्या बोला है, कब वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब आर में हमारे कैसे एलिमेंट आएंगे कि ए के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। जैसे 1 1 के साथ बनाएगा, 1 2 के साथ भी बनाएगा, 2 1 के साथ भी बनाएगा, 2 2 के साथ भी बनाएगा, तो मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो
इसका क्या मतलब है कि इस टाइप के आर में यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्स जिसमें सब कुछ आता है, तो मतलब इस आर में क्या आएगा, पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ए क्रॉस ए भी तो यही होगा ना कि इसके सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी होगी, तो इसमें वो आ रहेगा, समझे। नेक्स्ट देखो, एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। अब ये वाला जोक मैं इतनी बार यूज कर चुकी हूँ, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं एम्प्टी वर्ड देखती हूँ तो खाली, और खाली से मुझे सिर्फ तुम लोगों का दिमाग ही याद आता है, मतलब एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी माइंड। चलो देखो क्या होता है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, वापस से सेम चीज, तो ए से ए है, तो मान लो ए सेट है 1 2 3, और यहाँ पे भी ए टू ए डिफाइन हो रहा है 1 2 3, तो क्या है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन ऑन ए इफ, कब होगा एम्प्टी, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का, मतलब किसी के बीच में कोई रिलेशन बन ही ना रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, एम्प्टी। जैसे कि ये है आपका, इसमें अगर मैं जो रिलेशन है उसको कैसा डिफाइन कर रही हूं कि रिलेशन ये है कि आर में ऐसे ए बी आएंगे जहां पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 होगा, ठीक है। तो वो सारे ए बी आएंगे जिनके माइनस करने पे हमें 8 मिल रहा है। तो देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 नहीं है 8, 1 माइनस 3 भी नहीं है, 2 माइनस 1 भी 8 नहीं है, 2 माइनस 2 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0। तो क्या किसी भी पॉसिबिलिटी में ए भी हमें ऐसा मिला जिसको माइनस करने पे 8 आए, नहीं मिला, तो मतलब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स से हमें समझ आ रहा है कि कोई चीज उल्टी हो जाएगी। तो मान लो आपके पास कोई एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका रिलेशन है, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट है। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, आई के ऊपर ऐसे -1 पावर में लगा देते हैं, ये होता है आर का इनवर्स। तो अगर आपका ये रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, ए बी टाइप के एलिमेंट को इनवर्स कर दो, बी ए कर दो, तो मतलब 2 1 और 4 3, बस इजी है। तो अगर आपको आर गिवन हो तो आप आर इनवर्स निकाल सकते हो, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर देना है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड बना देना है, सेकंड को फर्स्ट बना देना है, तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे में मतलब ये 3 टाइप होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें तो तुम्हें मतलब अपनी पलक को ना झपकाओ भी मत, अब मैं जितनी देर करूंगी ना अपनी आंखें ऐसे रखो एकदम, ये टारगेट ले लो तुम्हें कि अपनी पलक झपकानी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या है ये, अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, वापस से रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब रिलेशन कैसे डिफाइन है भाई, ए टू ए, ठीक है। इफ ए आर ए, अब ए आर ए इसका मतलब क्या होता है, या फिर मैं बोल दूं ए आर बी, इसका क्या मतलब है कि 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं और बीच में आर लिख दिया है, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू ए। अब ए से रिलेटेड है, मतलब ए किसमें है, आर के अंदर है। ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए बी किसमें है, आर के अंदर है। तो जब ऐसा लिखा मिल जाए इसका मतलब ये है कि ए आर में है और ए बी भी आर के अंदर है, इसका ये मतलब होता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये क्या है ये, देखो जैसे मान लो आपका ए है 1 2, तो अब रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए टू ए, तो यहाँ पे भी ए ही होगा 1 2। तो ये कहना चाह रही है स्टेटमेंट कि जितने भी एलिमेंट ए में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए के एलिमेंट हैं अगर वो ए में है तो हमारा रिलेशन में क्या आने चाहिए, सारे ए आने चाहिए हैं। जैसे हमारा 1 ए में है और क्या ए में है, 2 ए में है, यही 2 है। हमें एवरी एलिमेंट अगर और होते तो हम वो सारे लिखते, तो 1 ए में है 2 भी ए में है, तो आर हमारा क्या होगा
1 1 2 2, अगर ये होगा तो ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं उतने ही, अब जितने भी ए में प्रेजेंट है उतने ए हमारे आर में होने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 4 भी होता, ठीक है, तो हमारा इसके अंदर 4 4 भी होना चाहिए था। मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में है उसके ऐसे आइडेंटिकल वाले ऑर्डर्ड पेयर आर में होने चाहिए, तभी उस आर को हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर कोई एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके रिस्पेक्ट का ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिला आर में, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा तो हमें हर एलिमेंट दिखाने होंगे कि जितने भी ए में है उसके रिस्पेक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें आर में मिल रहे हैं ए टाइप के, तो सारे एलिमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन जब हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना प्रूव करने के लिए तुम एक एग्जाम्पल भी दिखा दो कि देखो 4 4 नहीं है, तो ये अपने आप रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मान लो अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ होता और मैं आपसे पूछती और ये है ए टू ए, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन में, बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो 1 1 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, बट 4 4 नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक से क्या समझ आ रहा है, सिमेट्री समझ आ रही है कुछ, तो देखो कि कहाँ पे ये सिमेट्री होगी। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, वापस से सेट ए पे है तो मतलब ए टू ए जाएगा, इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए आर बी का क्या मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर। कब होगा, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक है ना, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, राइट। मतलब अगर एक बहुत परेशान करने वाला इंसान है तो एक शांत भी मिलना चाहिए, मतलब उसका अपोजिट, राइट, तभी तो बैलेंस होंगी चीजें, है ना। अगर एक बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान की शादी एक बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान की शादी से हो जाए तो क्या वो रिलेशन चलेगा, नहीं, वहां पे तबाही मच जाएगी, राइट। तो इसीलिए रिलेशन को बैलेंस करने के लिए, सिमेट्रिकल करने के लिए, अगर एक बहुत गुस्से वाला है तो उसकी शादी थोड़े काम इंसान से होनी चाहिए ताकि वो रिलेशन चल जाए। तो इसीलिए अगर ए बी आर में है ए बी, तो उसका उल्टा अगर परेशान करने वाला है तो उसका थोड़ा सा काम इंसान भी उसमें होना चाहिए। तो मतलब ए बी का उल्टा बी ए, अगर ए बी आर में है तो आर को सिमेट्रिकल बनाने के लिए बी ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपके पास आर गिवन है, आपको आर गिवन होगा, तो आर गिवन है 1 2 3 4 4 8 और 2 1 2 2 4 3, ये आपको आर गिवन है। अब बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिकल रिलेशन है? देखो जितने भी ए बी गिवन होंगे, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपके आर में गिवन होंगे, उन सभी के लिए उनका अपोजिट वहां होना चाहिए, हर किसी का। तो देखो 1 2 गिवन है, अब देखो इसके लिए 2 1 है, तो ये है। 3 4 गिवन है, क्या इसके लिए 4 3 है, हाँ भाई है, ठीक है। अब देखो 4 8 गिवन है, लेकिन 8 4 है इसमें, नहीं है, 8 4 तो है नहीं ना। अब इस परेशान इंसान ये किसके साथ टिकेगा, नहीं टिक पाएगा, तो ये रिलेशन टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका अपोजिट इंसान इसके साथ है ही नहीं। तो मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं होगा। और अगर इसमें मैं 8 4 भी डाल दूं तो 8 4 8 है, 8 4 भी है, तो ये दोनों भी मिल गए। तो और ये जो है ये तो ए बी टाइप का एलिमेंट है ही नहीं, 2 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 2 ही तो होगा। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये न्यूट्रल इंसान है, तो इसको अपने अपोजिट चाहिए ही नहीं क्योंकि इसका अपोजिट भी इसके जैसा ही होगा। तो मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। आगे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on a non-empty set A is transitive if A R B and B R C। मतलब अगर if A B belongs to R है and B C
वो वाला BC नहीं भाई, BC बिलोंग्स टू R है, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि अगर रिलेशन में आपके पास AB टाइप का कोई एलिमेंट है, BC टाइप का कोई एलिमेंट है, तो AC भी R में होना चाहिए। अगर इन दोनों टाइप के हैं और ये नहीं मिला तो मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे AB और BC, मतलब ये इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो AB और BC, समझ रहे हो, जैसे कि 1 2 और 2 1, AB और BC, B सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई एलिमेंट है, ये आएगा 3, ABBC, तो क्या बोल रहे हैं, अगर इस टाइप के एलिमेंट हमारे में R में प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, AC, मतलब 1 3 भी R में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हमारा फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, इसमें 1 1, ये तो A टाइप का है तो इस पे तो प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं, तो इसको हटा दो, ठीक है। ये देखो 1 2 2 3, ABBC, ये है इस टाइप का ABBC। अब AB भी R में है, BC भी R में है। अब बताओ क्या AC R में है, मतलब 1 3 R में है, नहीं है, तो मतलब ये हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मैं इसमें डाल दूं 1 3, ठीक है, ये हमारा आ गया 1 3। अब बताओ अब क्या ये ट्रांजिटिव है, देखो AB 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है। अब देखो कोई और ABBC टाइप के बन रहे हैं, मतलब जितने भी बन रहे हैं ना उन सबके लिए चेक करना है, ये नहीं कि एक के लिए करके छोड़ दिया। अब देखो ABBC टाइप का कोई बन रहा है, AB, अब ये तो 4 से शुरू नहीं हो रहा। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो बन रहा हो ABBC टाइप का, तो ठीक है, जितना था उसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ R इज द रिलेशन, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, इज ग्रेटर देन फ्रॉम A to B। A हमें क्या दे दिया है, 1 2 3 4 5, रिलेशन कैसे डिफाइन है, A to B, तो यहाँ A आएगा, यहाँ B आएगा, 1 3 4, यहाँ आ गया B। और रिलेशन डिफाइन कैसे है, इज ग्रेटर देन, तो A इज ग्रेटर देन B, ये रिलेशन डिफाइन है कि ऐसे AB टाइप के ऑर्डर्ड पेयर R में आएंगे जहां पे A इज ग्रेटर देन B है। तो अब लिखो R, अब R में A इज ग्रेटर देन B, यहां से हमें A उठाना है, यहां से हमें B उठाना है। अब देखो 1 1 से ग्रेटर है, नहीं है, 1 3 से, 1 4 से नहीं है, 2 1 से है, तो 2 1 आएगा, 2 3 से, 2 4 से नहीं है, 3 1 से ग्रेटर है, 3 3 से ग्रेटर नहीं है, 3 4 से ग्रेटर नहीं है, 4 1 से ग्रेटर है, 4 3 से ग्रेटर है, ठीक है, 4 4 से ग्रेटर नहीं है, 5 1 से ग्रेटर है, 5 3 से भी ग्रेटर है, और 5 4 से भी ग्रेटर है। तो हमारे रिलेशन में ये आएगा। और हमें निकालना क्या था, फाइंड R, और सेकंड क्या निकालना है, R इनवर्स। तो R इनवर्स क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर R में आ रहे हैं उनको इन्वर्ट करके लिख दो, तो क्या आएगा, 1 2 3 1, अरे क्या कर रही हूँ, 1 3, बताते भी नहीं हो यार तुम लोग गलत लिखने के बाद, 1 2 1 3 1 4 3 4, अब लिख लेना यार आगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, R इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, एंड R बी अ रिलेशन इन S डिफाइंड एज, R कैसे डिफाइंड है, R के अंदर उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे AB टाइप के जिसपे कंडीशन क्या गिवन है, या फिर कह सकते हैं कि रिलेशन क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज लेस देन 2 यूनिट्स। अब जैसे कि मान लो अब हमें क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, याद करो बच्चों, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं कि अगर A में है तो A
आर में होना चाहिए जब रिलेशन हमारा ए सेट पे डिफाइंड है। यही होता है, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए शुड बिलोंग्स टू आर। आप देखो आर में बिलोंग होने की कंडीशन क्या है कि ए बी इज लेस देन, मतलब कौन से ए बी आ रहे हैं, कौन से ए बी आ रहे हैं, जब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 है, तो ए बी, वो वाले ए बी आर में आएंगे। अब देखो हमें प्रूव करना है कि ए आर में है, तो ए को आर में होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें रखो ए बी की जगह ए रखो, तो ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, जो लेस देन क्या है, 2 है। जब हम ए को आर में दिखा रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी कि ए और ए के बीच का डिफरेंस क्या है, लेस देन 2 होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो क्या है कि ए बी का डिफरेंस 2 लेस देन 2 होना चाहिए। अगर ए आर में दिखाना है तो क्या दिखाना है कि ए और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2। तो ए और ए के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, विच इज लेस देन 2। तो मतलब ए आर में होगा, ठीक है, क्योंकि ये ए जो है वो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। आप देखो हमारे प्लेन में पॉइंट्स है, ठीक है। आप पहले ये देखो कि सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी आर में है तो हमें प्रूव करना है कि बी ए भी आर में होगा। अब ए बी आर में है ये हम लेकर चलते हैं और उसकी मदद से, उस कंडीशन से हम प्रूव कर देते हैं कि बी ए बी आर में है। अब ए बी आर में गिवन है, तो मतलब क्या गिवन है कि ए और बी के बीच का डिफरेंस जो है वो लेस देन 2 यूनिट है। तो ये मान लो हमारा ए है, ये मान लो हमारा बी है, इनके बीच का डिफरेंस लेस देन 2 है, ऐसा ए बी आर में है। तो अगर मैं बोलूं बी ए, तो बी ए का मतलब क्या होगा, बी एंड ए के बीच का डिफरेंस भी क्या है, लेस देन 2। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली से गुड़गांव का जो डिफरेंस है, दिल्ली से गुड़गांव का, ठीक है, वो लेस देन 30 किलोमीटर्स है, मान लो ऐसा मैं बोलूं कि दिल्ली से गुड़गांव का, तो अगर मैं गुड़गांव से देखूं तो भी तो डिफरेंस उतना ही होगा। दिल्ली से गुड़गांव का जितना डिफरेंस है, गुड़गांव से दिल्ली का भी तो उतना ही है। तो अगर ए बी का डिफरेंस जो है वो लेस देन 2 है, तो बी ए का डिफरेंस भी तो लेस देन 2 ही होगा। तो अगर ए बी आर में है तो बी ए भी तो आर में होगा, राइट। नेक्स्ट देखो हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में हम क्या लेते हैं, कंडीशन लेकर चलते हैं कि ए बी तो आर में है और बी सी भी आर में है, और हमें टू प्रूव क्या करना होता है कि ए सी आर में होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसमें अब ये हम लेके चल रहे हैं कि ए बी और बी सी आर में है, तो मतलब इसका डिफरेंस जो है वो लेस देन 2 होगा। तो मान लो है 1.5, और हम मान के चल रहे हैं कि बी सी का डिफरेंस, मतलब बी सी भी आर में है, तो मतलब आर में है तो इसका डिफरेंस भी लेस देन 2 होगा, तो इसको भी हम ले लेते हैं 1.5। हमें प्रूव करना है कि ए सी आर में है, तो क्या ए सी आर में होगा, ए सी का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया, ये तो लेस देन 2 नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, हमें सिर्फ एक दिखाना होता है नोट प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसमें ए बी लेस देन 2 है, बी सी लेस देन 2 है, लेकिन ए सी लेस देन 2 नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, एक हमारा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो जब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आए कि प्रूव दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो यू हैव टू प्रूव दीज 3 रिलेशन। उस रिलेशन को आपको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, फिर सिमेट्रिक प्रूव करना है, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कोई एक भी नहीं है, मान लो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है,
तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस नाम से आते हैं जनरली, तो इसको याद रखना। मतलब हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना आता है बट भूल गए कि इक्विवेलेंस क्या होता है, बट ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन क्या है, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, सेट ए हमें ये दे दिया और हमें क्वेश्चन में बताना है कि शो करो या फिर मतलब बताओ हमें कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, और सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो बारी बारी प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए में है, अगर 1 है तो 1 1 आर में होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो मतलब देखो हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4। तो देखो रिलेशन में 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है। तो मतलब हमारे पास सारे एलिमेंट ए के, जितने भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए है, उसके लिए ए आर में सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये तुम लोग स्टेटमेंट में लिख देना कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको लिख देना, एग्जाम्पल दे देना, 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक हम क्या बताया था मैंने कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी टाइप का एलिमेंट आर में है तो बी ए टाइप का एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। तो देखो 1 2 है, अब देखो 2 1 है, पहला ही एग्जांपल मिल गया, नहीं है। 1 2 हमारा आर में है बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नॉट असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि ए सी भी आर में है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के एलिमेंट ए बी और बी सी टाइप के, 1 2 आर में है, ये ए बी है बट इसके साथ बी सी कोई बन नहीं रहा जो 2 से शुरू हो रहा हो, तो इसको हटा दो। उसके बाद ये तो ए टाइप के हैं, ये नहीं आएंगे। अब ये देखो 1 3, ठीक है, तो मतलब ए बी आर में है और 3 2 बी सी भी आर में है। अब हमारा 1 2 भी आर में होना चाहिए, तो 1 2 आर में है तो ए बी, तो हम क्या लिखेंगे ट्रांजिटिव में, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो फॉर एवरी एलिमेंट टाइप AB belongs to R, BC belongs to R, there exists AC which belongs to R. Hence, this function is a what? Transitive relation. Function की बोल रही हूँ, relation. ठीक है, अब देखिए, अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, show that R in set R. इसका क्या मतलब है, जब हम बोलते हैं R in set A, मतलब R A to A डिफाइन है। अगर R in set R बोल रही हूँ तो मतलब R टू R डिफाइन है। इसका मतलब है ये जो है सेट, ये पूरा रियल नंबर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा पूरा R सेट बनेगा A टू A, वो जो R होगा उसमें सारे रियल नंबर्स होंगे और यहाँ पे जो होगा उसमें भी सारे रियल नंबर्स होंगे जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसे डिफाइन है। और क्या दे दिया रिलेशन हमें, रिलेशन ये है कि इस रिलेशन में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि A इज लेस देन इक्वल्स टू B। अब हमें बताना है कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव पे हमें ए का बताना है। अब क्या ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या A इज लेस देन इक्वल्स टू A होता है, होता है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि A 2 से छोटा नहीं होता, लेकिन A 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो इसलिए मतलब हमारा A इज लेस देन इक्वल टू, इक्वल वाले में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो मतलब हमारा A क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो R में बिलोंग करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि अगर AB हमारा R में है और R में होने पे कंडीशन क्या है कि A इज लेस देन B होगा, तो हमें प्रूव करना है कि BA भी R में होगा। तो BA को R में प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज, तो B इज लेस देन A। अगर मैं बोलूं कि A लेस देन B है तो क्या B लेस देन A हो सकता है कभी भी, जब हमने इसको ऑलरेडी कह दिया
कि 2 इज लेस देन 3, तो क्या 3 लेस देन 2 हो सकता है? नहीं होगा ना। तो मतलब इसमें एग्जाम्पल दे देना, फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3 और 3 इज नॉट लेस देन 2, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? हम लेके चलते हैं कि ए बी जो है वो आर में है, बी सी जो है वो भी आर में है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि हमारा जो ए सी है वो आर में होगा या नहीं होगा। अब देखो ए बी आर में है, इसके होने की कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन बी। बी सी आर में है, इसकी कंडीशन क्या है? बी इज लेस देन सी। अब हमें दिखाना है कि ए सी आर में है कि नहीं, तो ए इज लेस देन सी, ये हमें शो करना है। अब अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए अपने आप सी से छोटा हो गया ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी हाइट जो साथ में मेरी बंदी खड़ी है मेरी उससे छोटी है, और इस बंदी की हाइट उसके साथ में जो खड़ा है उससे छोटी है, तो मैं तो थर्ड वाले से ऑटोमेटिकली छोटी हो गई ना। समझ रहे हो? तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है? शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट, इस सेट पे डिफाइन है, ए पे, तो ए टू ए। अब इसमें ए में एलिमेंट्स कैसे हैं? सारे इंटीजर हैं, और 0 से 12 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं वो हमारा ए सेट होगा। तो ए सेट हमारा क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आया? ये कैसे डिफाइन है? ऐसे, ये हमारा ए सेट है गिवन बाय आर इक्वल्स टू, ये हमारा रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है? इस रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएंगे जिनका डिफरेंस का मोड 4 का मल्टीपल होगा, और हमें शो करना है कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मैंने बताया था 3 चीजें होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या है? ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए भी आर में होना चाहिए। अब ए को आर में होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? कि ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ए बी को आर में कब है? जब ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो ए आर में कब होगा? जब ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ए माइनस ए होता क्या है? 0 होता है। 0 का मोड क्या होगा? 0। तो क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 है? हाँ, 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है ना। 0/4 इज 0, राइट। तो मतलब 0 तो मल्टीपल है, क्योंकि वो हमें डिवाइड करके 0 दे रहा है। तो मतलब ये होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ए माइनस ए का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ए हमारा आर में हो जाएगा, तो मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे को क्या प्रूव करना होता है? सिमेट्रिक प्रूव करना होता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? सिमेट्रिक का क्या मतलब है? कि हम लेके चलते हैं कि ए बी आर में है। ए बी आर में है का मतलब क्या है? कि ए माइनस बी का मोड जो है मल्टीपल है 4 का, और हमें प्रूव क्या करना होता है? कि बी ए बी आर में है। अगर a माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है, तो b माइनस ए का मोड भी तो 4 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि मोड है। आप 2 माइनस 3 का मोड कर लो या 3 माइनस 2 का मोड कर लो, सेम चीज है, पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है। तो इसलिए अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है मोड, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन, सेम टर्म्स ही है। a माइनस बी का मोड और b, मतलब 2 माइनस 3 का मोड और 3 माइनस 2 का मोड सेम ही तो है। ये भी क्या आएगा? -1 का मोड 1, और ये क्या आएगा? 1। ठीक है, तो अगर ये कुछ चीज सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी करेगा। ओके, तो मतलब हमारा सिमेट्रिक भी है। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। अब ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव में हमें क्या होता है? हम लेकर चलते हैं कि ए बी आर में है, और लेके चलते हैं कि बी सी भी आर में है, और प्रूव करते हैं कि ए सी आर में है या नहीं है। तो ए बी अगर आर में है, दिस इंप्लाइज कि ए माइनस बी का मोड मल्टीपल होगा 4 का। अगर ए माइनस बी का मोड 4 का मल्टीपल है, तो कुछ ना कुछ 4 इंटू एम होगा, है ना। अगर बी सी आर में है, तो मतलब बी माइनस सी का मोड भी मल्टीपल है 4 का, तो मतलब बी माइनस सी भी कुछ ना कुछ 4 इंटू एन कुछ होगा। ठीक है,
अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, जब हम मोड हटाते हैं तो उस साइड प्लस माइनस जाता है, तो a माइनस बी क्या हो गया, प्लस माइनस 4m, और b माइनस सी क्या हो गया, प्लस माइनस 4n। हमें निकालना क्या है कि a माइनस सी का मोड कुछ 4 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मतलब a माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा और हमारा वो भी रिलेशन में चला जाएगा और हम प्रूव कर देंगे कि ट्रांजिटिव है। तो अब देखो a माइनस सी को हम लिख क्या सकते हैं, a माइनस बी माइनस ऑफ b माइनस सी, राइट, क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम माइनस में जाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में ये a माइनस सी ही बचेगा, राइट। इसको प्लस करो, सॉरी, ठीक है, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल और ये हमारा a माइनस सी बच जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखो a माइनस बी क्या है, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस ये क्या है हमारे पास 4n। अब इसमें से प्लस माइनस बाहर निकाल लो, तो प्लस माइनस बाहर आ गया, ये कितना बचा 4m प्लस 4n, ठीक है। अब इसमें से 4 बाहर निकाल लो, तो प्लस माइनस 4, अंदर क्या बचा m प्लस n। तो हमारा मोड ऑफ a माइनस सी किसके आ गया, प्लस माइनस 4। अब जो भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ये चीज 4 का मल्टीपल तो है, तो हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस सी का मोड जो है वो भी 4 का मल्टीपल होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ए सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा R में जाएगा। तो मतलब सारे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए हमें ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा। हैंस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया, तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या दिया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स हमें निकालने हैं जो 2 से रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के अंदर। जब हमें सेट ए ये गिवन है तो 2 से रिलेटेड मतलब कि 2 के साथ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, वो सारे। तो 2 के साथ रिलेशन बनाने के लिए मतलब इस रिलेशन में ये देखो क्वेश्चन क्या है कि इस रिलेशन के अंदर कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें यहाँ 2 होगा, मतलब 2 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है कि कितने ऐसे x होंगे जो इस रिलेशन में आएंगे जो 2 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसको रिलेशन में आने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x माइनस 2 का मोड मल्टीपल होना चाहिए किसका, 4 का। अब x माइनस 2 का 4 के मल्टीपल्स हो कौन कौन सकते हैं, देखो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं और देखने किसमें से है, इसमें से है। तो मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, राइट, लेकिन हमें सेट की रेंज गिवन है ये। तो इसमें से कौन कौन है 4 का मल्टीपल, 0 है, 4 है, 8 है और 12 है, सिर्फ ये है। तो इसका ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ। तो जब x माइनस 2 0 होगा तो x कितना आएगा 2, जब x माइनस 2 4 होगा तो x कितना आएगा 6, जब x माइनस 2 8 होगा तो x कितना आएगा 10, जब x माइनस 2 12 होगा तो x कितना आएगा 14। तो ये होंगे वो एलिमेंट्स जो 2 के साथ रिलेट करेंगे। कौन कौन से होंगे, 2, 6, 10 और 14 ये होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से 14 एक ऐसा एलिमेंट है जो a में आ ही नहीं रहा, तो मतलब वो रिलेशन में भी नहीं आएगा, तो इसको हटा दो, सिर्फ 10 तक आ सकता है। 14 क्यों हटाया है मैंने, क्योंकि रिलेशन में सेट किस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, ए पे, और ए के ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो 14 तो इसमें है ही नहीं, तो वो रिलेशन में कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो 14 यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा ऑल जिसके सारे एलिमेंट्स 2 के साथ रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस मॉड्यूलो n। इसको लिखते कैसे हैं, ए ऐसे 3 वो लगाते हैं डैश इक्वल टाइप वाले, बी मॉड्यूलो n, ठीक है। इसका मतलब तो सिंपली मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n इज अ डिवाइजर ऑफ a माइनस b। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा होगा उनका जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आएगा n उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं
37 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 4। तो अब देखो क्या ये ट्रू है, देखो 37 31 माइनस 7 कितना आएगा 24, ठीक है। क्या 24 4 डिवाइड करता है 24 को, करता है ना, ठीक है, तो ये सही है। अगर मैं बोल दूं 32 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 4, अब देखो 32 माइनस 7 कितना आएगा 25 के 25 4 को कर रहा है डिवाइड, नहीं 4 25 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब यहाँ पे जो हो है, ये जो n है ये डिवाइजर होना चाहिए a माइनस बी का, ठीक है। तो दिस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, या फिर बोल सकते हैं कि n डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास? लेट्स सपोज कि आपके पास एक सेट है विच इज नॉन एम्प्टी और आर जो आपका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये ऑलरेडी है कि ए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, आर आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। उसके बाद कोई भी एक ए एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, देन वी डिनोट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर बाय इक्विवेलेंस। मतलब क्वेश्चन में कैसे आता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ऐसे इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं हम? इसका मतलब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसमें क्या होता है कि हमें वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ए की, तो मतलब ऐसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें ए लिखा हुआ है, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अगर आपको ये निकालना है, इसका मतलब आपको वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए के साथ रिलेटेड है। याद करो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था कि 2 के साथ रिलेटेड क्या क्या है, तो हमने देखा कि 2 के साथ क्या क्या रिलेटेड था, 0 10 ये रिलेटेड थे, राइट। तो जो भी इस ए के साथ रिलेशन में जा रहा होगा वो हमारे सेट बनाएंगे इक्विवेलेंस क्लास के, ठीक है। जैसे कि आर मान लो आपको गिवन है, ठीक है। आर क्या गिवन है 1 2 2 2 3 2 4 1 1 4, ठीक है। ये आपको आर गिवन है, ठीक है। ये रिलेशन है नॉर्मल। ये आई थिंक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। अभी इक्विवेलेंस की हम बात करें, मैं जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, बट उसके लिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, बट अभी मैं सिर्फ आपको क्लास का बता रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, इसका मतलब हमें वो सारे एलिमेंट बताने हैं जिसके साथ 2 रिलेशन में है, और ये सेकंड वाला होना चाहिए 2, ठीक है। तो इसके साथ रिलेशन में क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 1। इसके साथ क्या है 2 है, तो 2। इसके साथ क्या है 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगी 2 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हमारे पास आ गया है फंक्शंस। शादी वाला फंक्शन नहीं है ये, बट उससे ज्यादा अच्छा है, चिंता मत करो, बढ़िया है। तो देखो क्या है डेफिनेशन इसकी, लेट एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, अ सेट और मैपिंग, अ फंक्शन और मैपिंग f from x into y. F from x to y is a rule by which each element x belongs to x is associated to a unique element y belongs to y. We then say that f is a mapping of x into y. I am back guys. बहुत वाहियात डेफिनेशन है, लेकिन हम अपने तरीके से पढ़ेंगे इसको, और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं फंक्शन कि आपको लगेगा यार कितनी प्यारी चीज़ है ये, मतलब शादी वाले फंक्शन से भी ज़्यादा अच्छी है और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा बायोलॉजी लगाएंगे हम, आप लोगों की फेवरेट। चलो देखो फंक्शन क्या होता है। आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, एक ए हो गया है
और एक बी हो गया। तो जैसे मैंने रिलेशन में बताया, जैसे रिलेशन में हम ए टू बी लेते हैं तो यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे बी आता है। ऐसे ही अगर हम रिलेशन में बी टू ए लेते हैं तो यहाँ पे पहले बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा। सेम चीज हम फंक्शन में भी करेंगे। अगर फंक्शन हम बोल रहे हैं ए टू बी तो इस साइड मतलब लेफ्ट साइड हमारा क्या आएगा, ए आएगा, और राइट साइड हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं फंक्शन ए टू बी। अब फंक्शन जो है ना वो रिलेशन का एक स्पेशल केस है। मतलब रिलेशन जो होता है उसमें से ही कुछ कंडीशंस लगा दी रिलेशन के ऊपर और बोल दिया ये लो अब इसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो है क्या, देखो फंक्शन ए टू बी कब होगा। आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको बच्चे की और मम्मी की बायोलॉजी लगानी। तुम्हें पता है कि बच्चे मम्मी का क्या रिलेशन होता है, कहाँ पे बायोलॉजी सही होगी। तो तुम्हें बस ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन में बायोलॉजी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है। बस वो चीज देखना है, जहां पे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का गड़बड़ा जाए वहां पे फंक्शन नहीं बनेगा। देखो अभी समझ में आ रहा होगा ना क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड जो फंक्शन होता है इसको हम हमेशा ट्रीट करते हैं एज अ बेबी, और इस साइड जो फंक्शन होता है ए टू बी, तो जो बी साइड वाला फंक्शन होता है इसको हम हमेशा ट्रीट करते हैं मदर या फिर जस्ट लेडी। सिंगल मतलब दो टाइप की वुमेन होती है ना, क्या है, एक जो मदर बन चुकी है, एक जो नहीं बनी है। ये दो कैटेगरीज में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हमें इस वाले को एज अ बेबी ट्रीट करना है और इसको एज अ मदर या फिर सिंगल लेडी ट्रीट करना है। तो देखो बस इतना समझ आ गया तो तुम्हें फंक्शन समझ आ गया। इसके कहने का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 5 और 6 ये एलिमेंट है। अब मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रही हूँ, 1 4 के साथ है, 2 6 के साथ है और 3 5 के साथ है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे बायोलॉजी देखो, कहने का मतलब क्या है कि 1 जो बेबी है वो 4 जो है इस मदर का है, तो इस मदर का एक बेबी है और इस बेबी की एक ही मदर है। सिंपल है, बायोलॉजी में कोई गड़बड़ाहट नहीं हुई। ऐसे ये जो 2 बेबी है, इस 2 बेबी का ये 6 मदर है और इस 6 का ये 2 बेबी है, तो एक बच्चे की एक मम्मी है, एक मम्मी की एक बच्चा है। ऐसे ये देखो इस 3 बेबी का 5 मम्मी है और 5 का 3 बेबी है, तो एक बच्चे की एक मम्मी है हर केस में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, इस 5 वाले को हटाओ और यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये चीज, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस 1 अब ये फंक्शन मैंने चेंज कर दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 जो बेबी है उसकी मदर 4 है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जो 2 और 3 ये 2 बच्चे हैं, ये एक ही मम्मी के हैं 6। अब एक मम्मी के तो बच्चे हो सकते हैं ना, 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में भी बायोलॉजी में कुछ खराब नहीं हुआ। इसमें क्या है, ये एक ऐसी लेडी है जिसका कोई बेबी नहीं है, ठीक है कोई इशू नहीं है, बहुत लेडी के कोई बेबी नहीं है, और ये ऐसी है जिसका एक है, ये ऐसी है जिसके 2 बच्चे हैं। तो इसमें कोई भी बायोलॉजी खराब लग रही है नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ पॉसिबल है। अब एक और केस लेते हैं। अब हम केस ले रहे हैं कि ये वाला, इसमें क्या देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि इस 1 ये जो बच्चा है इसकी एक मम्मी है, इस मम्मी का एक ही बच्चा है, ठीक है। अब ये जो 2 बेबी है, क्योंकि इस सेट को हम बेबी ट्रीट कर रहे हैं ना, अब ये जो 2 है ये बेबी है। अब ये बेबी की 2 मम्मी है। बायोलॉजिकल कैसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक बच्चा 2 मम्मी के पेट से आया है, इज इट पॉसिबल? नो। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन नहीं बनेगा कि यहाँ पे बायोलॉजी बिगड़ गई, राइट मतलब 2 मम्मी सोतेली वोतेली का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ बायोलॉजिकली ही बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन फेल हो गया, ठीक है। एक और जगह कहाँ फेल हुआ, ये बच्चा हमें दिख रहा है और इसकी कोई मम्मी ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि बच्चा दुनिया में आ गया बट मम्मी ही नहीं है, मर गई हो, वो एक डिफरेंट केस है, बट कभी ना कभी तो थी, राइट। किसी मम्मी ने ही इसको पैदा किया है और वो दिखाई है ही नहीं, मर गई हो या जो भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन होनी तो चाहिए ना मम्मी।
भले ही मरी हुई हो बट होनी चाहिए, इसकी मम्मी है ही नहीं, है बिना मम्मी के दुनिया में आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। तो हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये सेम कॉन्सेप्ट, लिटरली ये सेम कॉन्सेप्ट आप हर क्वेश्चन में लगाओगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो वापस से हम कोई फंक्शन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, 2 3, ठीक है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अब इसमें हमें दिख रहा है इस बच्चे की ये मम्मी है, इस मम्मी का ये बच्चा है, इस मम्मी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब फंक्शन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकली कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अब हमारे पास फंक्शन जो एफ होता है उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 के साथ है तो 1 2, 2 3 के साथ है और 3 भी 3 के साथ है। तो ये आपका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब देखो इसमें हमारे पास होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। तो इस साइड का जो पूरा का पूरा सेट होता है, पूरा ए सेट, वो हमारा क्या होता है, डोमेन, ठीक है। और इस साइड का जो पूरा सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, ठीक है, रेंज क्या होती है कि इस साइड के वो एलिमेंट जो फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और डाल दूं, मान लो 4 भी है यहाँ, अब भी ये फंक्शन बना रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजिकली तो ठीक है ना, इसका एक बच्चा है, इसके 2 बच्चे हैं और ये एक ऐसी है जिसके बच्चे ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजिकली ये ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन है। तो देखो डोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट, मतलब डोमेन क्या होगा, 1 2 3, कोडोमेन क्या होगा, 2 3 4। रेंज क्या होगा, रेंज वो होंगे, वो मम्मियां होंगी जिनके बच्चे हैं, मतलब वो जो फंक्शन में जा रही है। तो फंक्शन में कौन कौन जा रहा है, 2 और 3 जा रहा है, 4 थोड़ी जा रहा है, इसका कोई बच्चा ही नहीं है। तो मतलब रेंज वो होगी जिन भी विमेन के बच्चे होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, रेंज में जाएंगे। तो देखो डोमेन हमारा क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है, कोडोमेन क्या बनेगा, 2 3 4, और रेंज हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ वो मम्मियां जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं है, जो सिंगल लेडी हैं वो नहीं जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ बैक टू इस डेफिनेशन पे, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, या फिर रुको इससे पहले एक और चीज देख लो कि ये साइड के जो एलिमेंट होते हैं, ये जिनके साथ फंक्शन में है वो हम बोलते हैं इमेज। मतलब 1 की इमेज क्या है, 2, ये क्या है, इमेज, यहां से यहां होती है इमेज, और यहां से यहां क्या होती है, प्री इमेज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं बताओ 1 जो एलिमेंट है इस फंक्शन में उसकी इमेज क्या है, तो क्या बोलोगे 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 3, ठीक है, समझ आया। और 2 की प्री इमेज क्या है 1, मतलब मम्मी को हम क्या बोलते हैं, इमेज, मम्मी इज इक्वल्स टू इमेज। मतलब अगर मैं पूछूं 1 की मम्मी कौन है तो 2 है, और 2 की प्री इमेज कौन है 1, तो मतलब हम बच्चे को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पूछूं बताओ 2 का बच्चा कौन है तो 1 है, तो मतलब 2 का प्री इमेज कौन है 1 है, तो 1 की इमेज 2 है और 2 की प्री इमेज 1 है। ऐसे 2 की इमेज 3 है और 3 की प्री इमेज 1 है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, लेट एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, एक्स और वाई हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, ए और बी लिया है। अब फंक्शन और मैपिंग, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, कि हम मैप कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम ए टू ए इंटू बी। मतलब हम ऐसे लिखते हैं, हमें पता है, जैसे हम रिलेशन में भी लिखते थे, रिलेशन x टू y इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। मतलब इसके सारे एलिमेंट एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट दिस बिलोंग्स टू दिस। क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोई भी बच्चा ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए जिसकी कोई मम्मी ना हो, क्योंकि वो फंक्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चे को किसी ना किसी ने पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई मम्मी होगा, भले ही वो मरी हुई हो, उसमें सारे आ जाएंगे लेकिन होगी, राइट। तो इसमें ये बोल रहा है कि ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट मतलब हर बच्चे की एक यूनिक मम्मी ही तो होगी। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको 2 मम्मी ने पैदा कर दिया हो, नहीं है ऐसा कोई। तो अब समझ आ रहा है थोड़ा वो डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। टू अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, वी देन से दैट f
एफ इज अ मैपिंग, मतलब तब हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है। तो बस ये कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया, फंक्शन आ गया। अब देखो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब फंक्शंस में भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इनटू फंक्शन। देखो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y विच हैज नो प्री इमेज। फंक्शन कैसे डिफाइन है, x टू y। तो क्या बोल रहा है कि इस साइड वाला जो हमारा वो है सेट है, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। और अगर हमारी लैंग्वेज में बात करें तो क्या कह रहा है ये, कौन सा टाइप होगा ये, कि इनटू कौन सा होगा, कि एटलीस्ट एक लेडी ऐसी होगी जिसका कोई बच्चा नहीं होगा, सिंगल लेडी होगी। मतलब देखो, ये x है, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब देखो, पहले तो ये देखो क्या है, फंक्शन बना रहा है, इस बच्चे की एक मम्मी, मम्मी का एक बच्चा, ठीक है, फंक्शन तो बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट एक ऐसी औरत होनी चाहिए जिसका कोई बच्चा नहीं है, वो हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन। मतलब एटलीस्ट एक ऐसा, और मैथ्स की टर्म में बोले तो एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा y में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। प्री इमेज क्या होता है, बच्चा। तो ये हमारा क्या होगा, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ऑन टू। अभी हमने पढ़ा इनटू, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, इस नाम को याद रखना, भूलना मत, एग्जाम में इस नाम से ज्यादा आता है सर्जेक्टिव, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या होता है ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। फंक्शन कैसे डिफाइन है, वापस से x टू y, ठीक है। अभी हम बात करेंगे x टू y पे ही बात करेंगे, अगर लिखना भूल जाओ तो समझ जाना। तो यहाँ हमारा है x 1 2 3, वापस से यहाँ हमारा है y 4 5 6। क्या बोल रहा है कि y के अंदर जितनी भी मम्मियां हैं, हर का एटलीस्ट एक बच्चा, एटलीस्ट एक प्री इमेज तो होनी ही चाहिए। 2 3 बच्चे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना चाहिए हर मम्मी का, मतलब हर लेडी का यहाँ पे एक तो प्री इमेज होनी ही चाहिए। तो मतलब अब ये, ठीक है, पहले देखो क्या है, फंक्शन है, हाँ फंक्शन तो है क्योंकि हर मम्मी का एक बच्चा है, हर बच्चे की एक मम्मी है, ठीक है। तो फंक्शन तो ये बना रहा है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि जितनी भी यहाँ पे लेडी आ रही है, हर का एक बेबी है, हर का एक प्री इमेज है। अगर मैं यहाँ पे एक डाल दूं, क्या अब ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी लेडी है जिसका बच्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर किसी का होना चाहिए। तो ये कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा इनटू फंक्शन, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट एक लेडी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई बच्चा ना हो, एटलीस्ट एक, बाकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन, इससे 1 1 से समझ आ रहा है, एक मम्मी का एक बच्चा, एक बच्चे का एक मम्मी, मतलब किसी भी मम्मी के 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, और एक बच्चे की 2 मम्मी तो वैसे हो ही नहीं सकती। तो मतलब एक मम्मी का एक ही बच्चा और एक बच्चे की एक ही मम्मी हो, तो वो हमारा क्या होगा, 1 1, मतलब दोनों साइड से 1 1 चल रहा है। तो जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 1 की मम्मी 5 5 का बच्चा ओनली 1, तो सबका 1 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखो, मैनी 1 फंक्शन। अब मैनी 1 से, जैसे 1 1 से हमें समझ आ रहा था कि एक मम्मी का एक ही बच्चा, मैनी 1 से क्या समझ आ रहा है, मैनी किसके लिए यूज होगा, क्या एक बच्चे की मैनी मम्मी हो सकती है, नहीं हो सकती, एक बच्चे की तो एक ही मम्मी होगी, लेकिन एक मम्मी के मैनी बच्चे हो सकते हैं। तो मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि वो जो हमने फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन में एटलीस्ट एक तो ऐसी मम्मी होगी जिसके 2 बच्चे हो, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास 1 2 3, वापस से 4 5 6 8 9, ये है। अब ये जो 3 बच्चे हैं ये एक ही मम्मी के हैं, ठीक है, ये इसका है और इसका ये है। तो देखो ये क्या, ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन तो बन रहा है, हर बच्चे की एक ही मम्मी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 4 है इसके 3 बच्चे हैं, तो मतलब मैनी हो गए। तो इस फंक्शन के अंदर एटलीस्ट एक मम्मी तो ऐसी होनी चाहिए फंक्शन में जिसके मैनी बच्चे हो, तभी वो मैनी 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन। नेक्स्ट देखो,
देखो अब जो है इन्होंने कॉम्बिनेशन कर दिया, हमने पढ़ लिया इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, वन वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है। अब इन्होंने इसे कॉम्बिनेशन से बना दिए। वन वन इंटू, वन वन इंटू फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, जो वन वन भी हो साथ के साथ इंटू भी हो, जो दोनों हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वन वन इंटू। जैसे वन वन का क्या मतलब है, एक मम्मी का एक बच्चा, एक बच्चे की एक ही मम्मी, ठीक है। और इंटू का क्या मतलब है, एटलीस्ट एक मम्मी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई बच्चा ना हो। तो ये लो 1 2 3 वापस से, ये 1 2 3 4 5 6 भी ना परेशान हो गई, इतनी बार यूज हो चुके हैं। ओके, तो ये है हमारा x, ये है y, और ये लो और ये लो, ठीक है। इसका क्या है, एक बच्चे की एक मम्मी, एक मम्मी का एक बच्चा, सब में वन वन ही जा रहा है, किसी का भी मल्टीपल नहीं हो रहा। और एक मम्मी भी ऐसी रह गई है, एक लेडी भी ऐसी रह गई है जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो वन वन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, इनटू की फंक्शन, इनटू का भी कर दिया। सेम वन वन ऑन टू क्या होगा, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो वन वन हमें पता है क्या होता है, और ऑन टू क्या होता है कि सारी मम्मी का एटलीस्ट एक बच्चा तो होना चाहिए, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। जब भी क्वेश्चन में आए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आए कि प्रूव दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, तो तुम्हें दोनों प्रूव करना पड़ेगा, वन वन प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट इसी पे ही आते हैं। तो अभी इसमें देख लें, मैनी वन ऑन टू इंटू मतलब कि मैनी वन भी होना चाहिए, इंटू भी होना चाहिए, तो ये तुम लोग कर लेना। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ फंक्शन एफ एन टू एन, एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पे भी पूरा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और क्या बोला है, फंक्शन डिफाइन कैसे है कि जब एन ओड होगा तो हमारा ये वैल्यू होगी, और अगर इवन होगा तो n/2 होगा, ठीक है। और n हमें नेचुरल नंबर से ही लेना है। अब हमें बताना है कि बताओ क्या ये फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, वन वन ऑन टू चेक करना है, ठीक है। अब देखो, जब तुम f1 निकालो, f1 क्या होगा, वन हमारा ओड है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, 1 + 1/2, तो कितना आएगा 1। अब f2 निकालो, f2, तो 2 हमारा इवन है, तो 2/2, ये भी कितना आएगा 1। अब f3 निकालो, f3 इसमें जाएगा ओड में, तो 4/2 2। f4 निकालोगे तो इवन में जाएगा, तो 4/2 2, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो जब तुमने 1 डाला, ठीक है, f1 यहाँ पे ये वाली वैल्यूज डालते हैं हम, और जो यहाँ मिलती है वो ये वाली होती है, ये ध्यान रखना। जब हम इसमें डाल रहे हैं तो ये वैल्यू डाल रहे हैं, जो मिल रही है वो ये मिल रही है। तो जब हमने 1 डाला तो हमें 1 मिला, तो ये जो हमने 2 डाला तो भी हमें 1 मिला, ठीक है। जब हमने 3 डाला तो हमें 2 मिला, और जब हमने 4 डाला तो भी हमें 2 मिला। अब हमारा 1 1 होता क्या है कि एक मम्मी का एक ही बच्चा हो, राइट। लेकिन एक मम्मी के 2 बच्चे आ गए, इस मम्मी के भी 2 बच्चे आ गए, तो 1 1 तो नहीं है हमारा। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, सिंस 1 देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू दिस सेट विच हैज 2 प्री इमेजेस, राइट। लेकिन हमें 1 1 में सिर्फ एक ही प्री इमेज चाहिए होती है ना। अगर हम बच्चे की टर्म में देखें तो एक ही बच्चा चाहिए होता है, लेकिन इस 1 की 1 हैज 2 प्री इमेजेस विच इज 1 and 2, and also 2, this 2 has 2 प्री इमेजेस 3 and 4, इसलिए 1 1 तो ये नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑन टू फंक्शन वो होता है कि यहाँ पे एक भी मम्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई बच्चा ना हो, मतलब हर यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उन सब का कोई ना कोई बच्चा होना चाहिए, तो होगा, मतलब किसी ना, ये वैल्यूज आती रहेंगी, जैसे 3 और 4 का 2 आ गया, 5 और 6 का 3 आ जाएगा, ऐसे करके ये वाली वैल्यू सबका कोई ना कोई यहाँ पे प्री इमेज बन रही होगी, तो ऑन टू होगा। अब देखो जिन क्वेश्चंस में हम आराम से डायग्राम से समझ सकते हैं 1 1 ऑन टू है कि नहीं, वो हम डायग्राम से कर लेंगे। लेकिन कहीं पर फंक्शंस ऐसे आएंगे कि मतलब फंक्शंस में कुछ ऐसे आएगा, जैसे मैंने दे दिया f(x = x - 1), ऐसे दे दिया। तो इस टाइप के जो फंक्शंस आएंगे जो तुम डायग्राम से नहीं बना के दिखा पाओगे, वहां पे 1 1
और ऑन टू प्रूव करने के हमारे पास स्टेप्स होते हैं, वो अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप पे ज्यादा आता है। तो देखो 1 1, जब भी हमें 1 1 प्रूव करना हो किसी फंक्शन को, जो इस टाइप के फंक्शंस गिवन होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x² + 1, ऐसे कुछ ना कोई फंक्शन गिवन होगा। तो अभी हम ले लेते हैं कि मान लो फंक्शन आपको गिवन है x - 1, हमें प्रूव करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस में हमेशा आपको क्या करना है, 1 1 के लिए जो आपको fx गिवन होगा उसमें आपको लेकर चलना है कि fx1 fx2 के इक्वल है, fx1 fx2 के इक्वल है, ये आपको लेकर चलना है, मतलब गिवन प्री एज्यूम करके चलना है। और टू प्रूव क्या करना है कि x1 = x2 हो जाएगा, ये इक्वल लेकर चलना है और ये प्रूव कर देना है। अगर ये प्रूव हो गया तो मतलब ये 1 1 है। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर आप लेके चलोगे तो fx1 क्या आएगा, x1 - 1, और किसके इक्वल लेके चलना है, इसके इक्वल लेके चलना है, तो मतलब x2 - 1 के इक्वल, 1 से 1 कैंसिल, तो x1 = x2 आ गया, तो मतलब ये हमारा 1 1 होगा। आप देखो ऑन टू में क्या करना होता है, ऑन टू में क्या करना है कि जो आपको fx गिवन है उसको y के इक्वल रख देना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो जो x आएगा वो देखो क्या वो उस फंक्शन की डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हमारा फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। जैसे कि ये है तो इसको क्या करोगे, fx को y के इक्वल रखना है, तो ये y रख दो, x क्या आ जाएगा, y + 1। आप देखो कि क्या ये वैल्यू आ रही है उसमें या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि f हमारा n to n है, मतलब यहाँ पे भी पूरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पर भी पूरा नेचुरल नंबर है, और हमें बताना है कि बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए हम लोग क्या लेकर चलते हैं कि fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के इक्वल होगा। तो fx1 क्या होगा, x1² + x1 + 1 = ये क्या होगा, x2² + x2 + 1। जल्दी करते हैं, इसको इस साइड लेकर आओ, x1² - x2² + x1, x2 भी यहाँ ले आओ -x2, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, x² - y² क्या होता है, x + y x - y, तो ये क्या हो जाएगा, x - x1 - x2 × x1 + x2, और ये क्या है प्लस x1 - x2 = 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो x1 - x2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x1 + x2, और यहाँ क्या बचेगा 1 = 0। अब जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में 0 है तो ये = 0 होगा या फिर ये = 0 होगा, लेकिन ये = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 + x2 + 1 0 कैसे हो सकता है, x1 और x2 हमारे किस में है, नेचुरल नंबर में, तो कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, और वो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होके 0 आ ही नहीं सकती, राइट। तो मतलब ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, x1 - x2 0 के इक्वल होगा, हेंस x1 = x2। 1 1 में प्रूव क्या करते हैं, fx1 = fx2 लेकर चलते हैं और x1 = x2 दिखा देते हैं, तो हमारा 1 1 तो है फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 तो हो गया। अब हमें देखना है कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग fx को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो fx हमें गिवन क्या है, x² + x + 1 = y। अब ये y मानने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये मैंने बताया था। अब x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, ये क्वाड्रेटिक है, राइट। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले तुम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाओगे जो हम पहले पढ़ी है हमने छोटी क्लासेस में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। तो जब तुम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे आएगी, x + 1/2 का स्क्वायर = y - 3/4। अब इसका स्क्वायर तुम इस साइड लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब ये जो +1/2 है, इस +1/2 को मैं यहाँ पे -1/2 कर दूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, राइट। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें कैसे चेक करना होता है, यहाँ तक इस स्टेप के बाद, अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, अब हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है बच्चों, ये n है 1 2 3 ऐसे चलेगा नेचुरल नंबर, और ये भी n है 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक है,
अब हमें एक वैल्यू उठानी है नेचुरल नंबर में से, कुछ भी उठा लो, 1 उठा लो, सबसे छोटी वैल्यू उठा लेते हैं 1। तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू उठा लेते हैं 1, ठीक है। जब तुम y की वैल्यू 1, तब तुम y की वैल्यू इसमें से ले रहे हो, तो हमें देखना है क्या उस y की वैल्यू पे x हमें इस सेट से मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमारा on2 होगा, नहीं मिल रहा तो on2 नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से 1 उठा लिया। आप देखेंगे क्या इस 1 के लिए कोई प्री इमेज मिल रही है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे देखेंगे। 1 रखो तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 की पावर 1/2 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। 0 आ गई। अब क्या 0 हमें यहाँ मिल रहा है नेचुरल नंबर में, तो मतलब इस 1 के लिए क्या हमें 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को समझ आया है जो भी मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत लगती है 2-2 घंटे की वीडियो एंड बिना नॉन स्टॉप बोलने में। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है आने वाले चैप्टर्स में अगर आपको पसंद आया है तो। और सेकेंड चीज़ कि इसके बाद की भी कुछ एक्सरसाइज है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ 2023 में। और 2023 का जो सिलेबस है CBSE का, उसमें से ये वाली आगे की सारी एक्सरसाइज डिलीटेड है। अगर आप मेरी ये वीडियो बाद में देख रहे हो, फ्यूचर में देख रहे हो, और उस टाइम पर वो एक्सरसाइजेज डिलीटेड नहीं है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के सिलेबस में आगे की एक्सरसाइज भी आ रही हैं, सो दैट मैं इसका सेकेंड पार्ट बना के वो वाली एक्सरसाइज भी कवर करा दूं। लेकिन अभी अगर वो सिलेबस में नहीं है तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इस वीडियो को बड़ा करके। सो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।